कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी, आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजा था। राजा काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की मर्जी से होता था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर वह उसके घर एक बेटे को जन्म दिया। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। कविता काफ़ी दिनों तक इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगे। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों को सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रह सकती थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन तक वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बात की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते वक्त जब यह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक वो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब कुछ बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि राज कब आ रहे हो उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती
वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी जिस कविता के कहे बिना घर परिवार वालों से ये उम्मीद न थी जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके नज़रिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। विमल बहुत परेशान था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भगाते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमें खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे के पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू वाले कमरे से सब सुन रहा था। उसके कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित हो रहा था कि उसकी माँ की अपमानित होना पड़ रहा है किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उसके तर्क भी सही लगते। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर पर ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ की अपमानित होते हुए देखता रहता। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कंडक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी, अपनी देसी धुन धारा में उससे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ गया किंतु फिर भी वह चुप रहा। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे के मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो है और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी को तो जैसे कि मन की मुराद मिल गई हो।
हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है। सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज के उसके इन भावनाओं को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस सब उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सटाप लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उसके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ का ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर और व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब तुम छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी एक कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंख से आंसू जलाधर बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहोगी और कोई नहीं। विमल ने अज्ञान दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चे ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।